मेरी नजरें पंखे की ओर थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं पंखे से झूल रहा हूं और कमरे के अंदर मेरी पत्नी चीख रही है। धीरे धीरे उसकी चीख दूर होती जा रही थी। सालों के बाद आज मुझे उस झुग्गी बस्ती की बहुत याद आ रही थी जहां मैंने 20 से 22 साल अपने बच्चों के साथ गुजारे थे। मेरे पड़ोसी साथी चमनलाल की धुंधली तस्वीर आंखों के सामने घूम रही थी। वह मेरी खोली के ठीक सामने आकर रहने लगा था। उसी दिन से वह मेरा सच्चा यार बन गया था। उसके छोटे बड़े कई बच्चे थे। समय का पंछी तेजी से पंख फैलाए उड़ता जा रहा था। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। चमनलाल का बड़ा बेटा जो 20 से 22 साल का था, बुरी संगत में पड़कर आवारागर्दी करने लगा। घर में हुड़दंग मचाता, छोटे भाई बहनों को हर समय मारता पीटता। चमनलाल उसे समझा बुझाकर थक चुका था। मैंने भी कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब भी चमनलाल से इस बारे में बात होती तो मैं उसे ही कसूरवार मानकर लंबा चौड़ा भाषण झाड़ता, शायद उसके जख्म पर मरहम लगाने के बजाय और हरा कर देता। सुहानी शाम थी। सभी अपने अपने कामों में मसरूफ थे। तभी पता चला कि चमनलाल की बेटी अपने मोहल्ले के एक लड़के के साथ भाग गई। चमनलाल हाम फता काम पता सा मेरे पास आया और यह खबर सुनाई तो उसके जख्म पर नमक छिड़कते हुए मैं बोला, कैसे बाप हो? अपने बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं करते। कुछ खोज खबर लिया नहीं? चलो साथ चलकर ढूंढे। कम से कम थाने में तो गुमशुदगी की रिपोर्ट करा ही दें। चमनलाल चुपचाप खड़ा मेरी ओर देखता रहा। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मैंने अपनी पत्नी से जब यह कहा तो वह रोनी सूरत बनाकर बोली, गरीब अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगाए या उसके अरमानों की अर्थी उठाए। मैं अपनी पत्नी का मुंह देखता रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई। लोग तरह तरह के लांछन लगाने लगे। जिसके मुंह में दांत भी नहीं थे, वह भी अफवाहें उड़ाने और चमनलाल को बदनाम करके मजा लूट रहा था। किसी ने भी एक गरीब लाचार बाप के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। किसी ने आकर हमदर्दी के दो शब्द नहीं बोले। चमनलाल अंदर ही अंदर टूट गया था। उसने चिंताओं के समंदर से निकलने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। गम कम होने के बजाय और बढ़ता गया। घर की सुख शांति छिन गई। रोज शाम को वह नशे की हालत में घर आता और घर से चीख पुकार, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। चमनलाल जैसा हंसमुख आदमी अब पत्नी को पीटने भी लगा था। वह गंदी गंदी गालियां बकता था। इधर मिल में हड़ताल हो गई थी। दूसरे मजदूरों के साथ साथ चमनलाल की गृहस्थी का पत्ता धीरे धीरे पीला होने लगा था। आधी रात को चमनलाल ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मेरे बच्चे सो रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और चमनलाल को बदहवास देखा तो घबरा गया। क्या बात है चमनलाल? मैंने हैरानी से पूछा। चमनलाल उस वक्त बिल्कुल भी नशे में नहीं था। वह रोनी सूरत बनाकर बोला, मेरा बड़ा बेटा दूसरी जात की लड़की को ब्याह लाया है और उसे इसी घर में रखना चाहता है, लेकिन मैं उसे इस घर में नहीं रहने दे सकता। मैंने कहा, उसे कहा नहीं कि दूसरी जगह लेकर रखे? नहीं, वह इसी घर में रहना चाहता है। मेरी उससे बहुत देर तक तू तू मैं हो चुकी है, चमनलाल बोला। मैंने कहा, रात में हंगामा खड़ा मत करो, अभी सो जाओ, सुबह देखेंगे। अगली सुबह मैं जरा देर से उठा। बाहर भीड़ जमा थी। मैं हड़बड़ाकर उठा। बाहर का सीन बड़ा भयावह था। चमनलाल की पंखे से लटकी हुई लाश देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद से पुलिस का आना जाना शुरू हो गया। कभी भी किसी भी समय आती और लोगों से पूछताछ करके लौट जाती। चमनलाल की मौत से लोग दुखी थे, वहीं पुलिस से तंग आ गए थे।
मेरे मन में कई बुरे विचार करवट लेते रहे। क्या चमनलाल ने खुदकुशी की थी या किसी ने उसकी? फिर किसने? कई सवाल थे जिन्होंने मेरी नींद चुरा ली थी। मेरी पत्नी और बच्चे डरे समे थे। पुलिस बार बार आती और एक ही सवाल दोहराती। हम लोग इस हरकत से परेशान हो गए थे। इस बेजारी के चलते और बच्चों की जिद पर मैं उस महल्ले को छोड़कर दूसरे शहर चला गया और उस कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन सालों बाद चमनलाल की याद और उसकी रोनी सूरत आंखों के सामने घूमने लगी। उसका दर्द आज मुझे महसूस होने लगा, क्योंकि आज मेरी बड़ी बेटी पड़ोसी के आवारा लड़के के साथ, वह मेरी नाक कटा गई थी। मैं खुद को कितना मजबूर महसूस कर रहा था। आज मैं चमनलाल की जगह खुद को पंखे से लटका हुआ देख रहा था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।